म्यूजिक दे दो बस, ठीक है। थोड़ा सा इधर करो, हाँ ठीक है बस। हाँ ना, आ जाओ और करो, और करो, और करो। ठीक है चलो। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मम्मी क्या दूसरी रोटी दे। 12 बच्चे मिलेंगे। नहीं ऐसा ठीक है, मेरी आवाज में से नहीं रहने दे। क्यों खुदा क्या डाल दी थी रोटी रोटी। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। ठीक है बेटा, कॉपी पेन रख लीजिए आप। कॉपी पेन रख रखा है अपने पास? यस सर। ठीक है, आज से नोट्स भी स्टार्ट कर देते हैं। जितना आप नोट्स लिखेंगे ना उतना उसको आप घर बैठकर वापस रिवाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो कल पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है, और सीधा सा इसका जो संबंध था वो किससे था? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और एक कहानी मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसी कहानी जिसके थ्रू ये पता चला कि कुछ समय पहले, हजारों वर्ष पहले यहां पर एक सभ्यता हुआ करती थी। और जब वहां पर उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो पता चला कि आज से हजारों साल पहले यहां पर कोई सभ्यता थी। अब उसके बाद में एक चैप्टर का जो नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। सीधी सी बात है बेटा कि उत्खनन के दौरान जब ये चीजें मिली, चाहे वो ईंटें मिली हो, मनके मिले हो या अस्थियां यानी हड्डियां, उन हड्डियों से उस सभ्यता के बारे में पता लगाया गया। ये सीधी सी क्लियर बात है। अब आप लिख लीजिए, लिखिए बेटा। लिख रहे? यस सर। लिखिए बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। लिख लिया? यस सर। बेटा बोलते हुए तुम्हारी अगर आवाज नहीं आएगी ना तो मैं फिर बता नहीं पाऊंगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ज्यादा कुछ यस सर लिखवाना नहीं है, लिखिए। हल्का सा थोड़ा सा यस लिखना है। सर। ठीक है, देख लीजिए आप। एक शब्द है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई यह सभ्यता है। और एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, कल भी बताई थी, कि विश्व की जितनी भी जो सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का जो जन्म हुआ वो नदी घाटी के किनारे हुआ था। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता कह दो या सिंधु घाटी सभ्यता कह दो, इसका भी जो एक उद्गम था वो भी नदी घाटी के किनारे ही था। अब इसको हड़प्पा सभ्यता बेटा क्यों कहा जाता है, बताइए आप। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मिलने वाला सबसे प्रथम क्षेत्र हड़प्पा। शाबाश, यानी कि यहाँ पर मिलने वाला जो प्रथम क्षेत्र था वो कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सीधी सी बात क्लियर है? देखो दो नाम है इसके, सिंधु घाटी सभ्यता और एक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है कि जब इसका उत्खनन किया गया था तो पहला स्थान जो उत्खनन के लिए चुना गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। और अभी हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान। हड़प्पा भी वर्तमान में कहाँ है बेटा? पाकिस्तान। ठीक है,
ये लिख लीजिए आप, मोंटगोमरी साहिवाल, यानी कि मोंटगोमरी एक जगह है जो वर्तमान साहिवाल, पहले जगह थी मोंटगोमरी, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला है साहिवाल, वहां पर है ये हड़प्पा। याद रखेंगे आप, ये जीके का आगे का भविष्य का क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, पाकिस्तान के किस जिले में हड़प्पा है। तो आप कहेंगे कि वर्तमान पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है उसमें हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। और पहले थी मोंटगोमरी, पहले नाम था मोंटगोमरी और वर्तमान में इस जिले का नाम बदलकर क्या हो गया है, साहिवाल। लिख लीजिए आप, मोंटगोमरी साहिवाल। इसका लिखिए, इसका काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। इसका काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य या बीच में माना गया है या किया गया है। लिख लिया बेटा? यस सर। लिख लिया ना? यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं कि सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता है उसका काल निर्धारण कब से कब तक माना गया। बेटा एक शब्द है यहाँ पर ईसा पूर्व, मैंने बताया था आपको 11th में। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा के जन्म से पहले। ईसा के जन्म से पहले। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे बेटा, बीसी। याद रखेंगे आप, इंग्लिश में ईसा पूर्व को देखो, दो चीज होती है इंग्लिश, हिंदी में तो ईसा पूर्व और इंग्लिश में इसी चीज को क्या कहा जाता है, बीसी। और बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म से पहले। याद रखेंगे आप, ईसा पूर्व को इंग्लिश में कहा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। अब इसको नया नाम दे दिया, यानी कि पहले तो क्या कहा जाता था, ईसा पूर्व बीसी, अब इसको नाम दिया गया है बीसीई। बीसी और ई, बिफोर कॉमन एरा। याद रखेंगे आप, बीसी का मतलब क्या है, बिफोर कॉमन एरा। क्योंकि हम हिंदुस्तान में है तो हम क्या है कि ईसा पूर्व और ईसवी, बीसी इनको जानते, लेकिन विश्व के अधिकांश देशों में इंग्लिश शब्द को ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसके लिए अब जो नाम हो गया वो हो गया है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। यानी कि ईसा के जन्म से पहले हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब इसको नाम क्या दे दिया, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। लिख लिया? यस सर। ठीक है। और देखो, ईसा के जन्म से पहले तो कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म के बाद के काल को क्या कहा जाता है बेटा, कोई बता सकता है? ईसवी। नहीं बेटा, ईसा के जन्म के बाद के काल को, जैसे ईसा का जन्म हुआ 4 बीसी में, ईसा मसीह का जन्म हुआ 4 बीसी में, ठीक है। इसके बाद में, पहले वाला तो ईसा पूर्व हो गया, इसके बाद वाले समय को क्या कहा जाता है, ईसवी। नहीं बेटा, बाद में। भाई ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व एक तो हो गया, ईसा पूर्व, और एक होता है ईसवी। पूर्व नहीं लग रहा है, इसको क्या जाता है, नहीं पता बेटा? लिख लीजिए आप, एडी। एडी याद रखेंगे, ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो एडी से स्टार्ट होता है, ए और डी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी याद रखेंगे आप,
अभी जो समय चल रहा है वो एडी में चल रहा है, एनो डोमिनी ईस्वी में, और ईसा के जन्म से पहले वाला जो समय होता था वो किस नाम से जाना जाता था? बीसी, और उसको बाद में बीसीई कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर? और Yes, अब sir. इस एडी को सीई के नाम से जाना जाता है, सीई, कॉमन एरा। ये याद रखेंगे बेटा, भविष्य में काम आने वाली चीज है ये आपके बहुत ज्यादा, कि बहुत से भाई ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है, ईसा के बाद के समय को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें याद रखनी है। तो आप याद रखेंगे कि ईसा के जन्म से पूर्व यानी ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व का मतलब हो गया बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और वर्तमान में इस नाम को क्या बदल दिया गया? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। क्यों? उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इंग्लिश बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, अधिकतर विदेशों में जो भी भाषा है इंग्लिश का यूज होता है, तो उसको क्राइस्ट को हटा दिया, बिफोर क्राइस्ट को तो हटा दिया, क्राइस्ट को तो, और यहां पर डाल दिया कॉमन एरा, कि एक कॉमन समय हो गया उसके पहले और कॉमन समय के बाद में। ठीक है, और एडी बोला जाता है एनो डोमिनी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद का जो काल है वो क्या कहलाता है? एनो डोमिनी। और वर्तमान में अब इसका नाम क्या हो गया? अब दिख रहा है बेटा क्या लिखा हुआ है? CE. सीई, अर्थात कॉमन एरा। एरा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहां तक? Yes, sir. आगे चले। यस सर। ठीक है बेटा, ये ईस्वी का आपने पता लगा भाई ईस्वी कैसे होती है, कैसे वक्त बदलता है, कौन सा समय पहले वाला क्या कहलाता है, बाद वाला कौन सा समय क्या कहलाता है। अब हम सिंधु जो सभ्यता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था बेटा कि विश्व की महान जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें विशेष स्थान है अपनी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का। यह कहा जा सकता है कि चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं से 10 से 12 गुना, अगर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ दिया जाए तो भी उससे 10-12 गुना बड़ी जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? आपके सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आप देख लीजिए इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा। मैंने कल आपको इसका विस्तार बताया था बेटा, पूर्व से पश्चिम तो कितना था? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से 1600 बेटा 1600 किलोमीटर है, किलोमीटर 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। अब देख लीजिए आप कितनी बड़ी ये सभ्यता है। भारत में इसका क्षेत्र है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये इसके प्रमुख केंद्र यहाँ पर है। बलूचिस्तान में चले जाइए, अफगानिस्तान में चले जाइए और फिर आप भारत में आ जाइए, तो इन सभी एरियो में ये सभ्यता क्या है? फैली हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी कि जब खुदाई की गई तो सर्वाधिक जो क्षेत्र थे या केंद्र थे वो कहां मिले थे? भारत में। कितने? 917। 917, 481 पाकिस्तान। में और 2 अफगानिस्तान में। मैं क्वेश्चन कर लूं, अफगानिस्तान के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे हड़प्पा के? शोरतगुई और मुंडीगांव। क्या बात, शोरतगुई और मुंडीगाक। आप ये लिखते रहिए बेटा, आप ये लिख सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार था शोरतगुई और मुंडीगाक। हाँ बेटा बोलिए। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। आप लिख लीजिए इस चीज को कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, लिख लीजिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। फिर लिख लीजिए भाई, ये लिख लीजिए आप कि इसके प्रमुख केंद्र या प्रमुख स्थल
2 तो अफगानिस्तान में मिले हैं, 481 पाकिस्तान में और 917 जगह भारत में इसके अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब जहां पर ये पता लगा जा सकता है कि ये जो अवशेष है वो कौन सी सभ्यता के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं। लिख लीजिए आप। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। बेटा लिखते रहना, आगे भविष्य में ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। अब आप लिख लीजिए कि प्रमुख जो इसके केंद्र हैं, प्रमुख जिनको अपन लिख सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख जो केंद्र थे, प्रमुख फेमस जगह या नगर, वो कौन कौन से किस जगह थे। अब आप लिख लीजिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन से दो केंद्र थे, एक तो शोरतगुई और एक मुंडीगाक। मुंडीगाक। लिख लीजिए बेटा, बंद कर दीजिए इसको कोष्टक में। शोरतगुई और मुंडीगाक लिख लिया। अब लिखो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में लिख लीजिए बेटा लिख रहे हो? यस सर। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये पूछा जाता है, नक्शे में भी कई बार पूछा जा सकता है। सुतका गेंडोर, सुतका को है बलूचिस्तान में, देख रहे बेटा, सुतका गेंडोर, सुतका को है और बालाकोट। ये 3 जो जगह है वो कहां पर मिली है, बलूचिस्तान में, प्रमुख नगर इसके। लिख लीजिए आप, सुतका गेंडोर, सुतका को है और बालाकोट। लिख लिया बेटा? यस सर। नेक्स्ट लिखिए सिंध। सिंध, आपको पता है सिंध प्रदेश जिसका अधिकांश हिस्सा कहां पर है, पाकिस्तान में। जो सिंधु नदी है वो भारत का भी हिस्सा थी, पाकिस्तान का भी हिस्सा थी। हालांकि कालांतर में जो सरस्वती नदी थी वो भूगर्भिक हलचलों की वजह से क्या है, विलुप्त हो गई। लेकिन सिंध का जो अधिकांश एरिया है वो कहां पर है, पाकिस्तान में। अब सिंध की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, सिंध में सबसे पहला जो इसका एरिया आएगा वो आएगा आपके मोहनजोदड़ो। पहला लिखो आप, सिंध में मोहनजोदड़ो। फिर लिखो चहूदड़ो। मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, और एक है कोट दीजी। लिख लिया बेटा? सिंध में यानी प्रमुख वो एरिया या क्षेत्र बता रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्या है, विस्तार था। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और कोट दीजी, ये कहां पर है, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब आ जाइए आप पंजाब। बेटा पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला, याद रखेंगे आप। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और एक पंजाब अपने भारत में है। तो अब जो पहला मैं लिखवा रहा हूं वो लिखवा रहा हूं पंजाब पाक वाला। पंजाब पाक यानी पाकिस्तान वाला पंजाब। यहां पर कौन कौन से जो क्षेत्र थे वो हड़प्पा से संबंधित थे या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित
थे। तो इसमें सबसे पहला जो केंद्र आएगा वो आएगा आपके हड़प्पा। ये लो, ठीक है। और हड़प्पा कौन से जिले में है वर्तमान? बेटा लिखा अभी आते ही सबसे पहले वही बताया था। साहिवाल है? साहिवाल हाँ, साहिवाल। वर्तमान पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है ना, वहां पर है हड़प्पा। तो पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में पहला जो केंद्र आ गया इसका, वो कौन सा आ गया? हड़प्पा। फिर आ गया गनेरीवाल, गनेरीवाला लिख लीजिए। हड़प्पा के बाद में लिख लीजिए गनेरीवाला। लिख लिया? फिर आ गया रहमान डेरी, रहमान डेरी लिख लीजिए। हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी। फिर आ गया सराय खोला, सराय खोला। और फिर है आपके अंत में जो पंजाब वाले प्रांत में है, जो पाकिस्तान में स्थित है, उसमें अंत में है आपके जलीलपुर। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सबने लिख लिया ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं बेटा, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि बाद में समस्या नहीं हो आपको। अब पंजाब प्रांत कौन सा हमने देखा? पाकिस्तान वाला। अब पंजाब आ जाओ, कौन सा? भारत वाला। ठीक है, अब लिखो पंजाब। पंजाब में लिखो बेटा कि पंजाब में कौन कौन से क्षेत्र इससे, इसके प्रमुख केंद्र या नगर थे। लिखिए पंजाब में आप रोपड़ और संधौल, कल लिखवाया था ना? रोपड़, संधौल। लिख लिया? यस सर। ओके, रोपड़ संधौल लिख लिया बेटा पंजाब में। अब उसके बाद में आ गया आपके हरियाणा। हरियाणा लिख लीजिए बेटा कि हरियाणा में प्रमुख इसका केंद्र कौन कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का? लिखिए आप। बनावली, बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी। लिख लिया? यस सर। ठीक है, यानी हरियाणा में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे इसके? बनावली, मीताथल और राखीगढ़ी। इसका एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश जो है उसमें भी है। लिख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में, यूपी, इसमें लिखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और एक जगह है हुलास। ये लिख लीजिए दोनों, आलमगीरपुर और हुलास। हो गया सर। लिख लिया? यस सर। अब देखिए बेटा, यूपी के बाद में आपके आ गया राजस्थान। लिख लीजिए, राजस्थान में भी दो क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा और
पीलीबंगा राजस्थान कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। शाबाश, ये कई बार पूछा गया है बेटा। भविष्य में एक जीके का क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो गया कि कालीबंगा कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, जिसका सीधा सा संबंध हड़प्पा सभ्यता से है या सिंधु घाटी सभ्यता से है, तो वो कौन सा है? आपके हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, अब लिखिए बेटा गुजरात। गुजरात में लिख लीजिए आप रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, लिख लीजिए बेटा गुजरात में रंगपुर, धोलावीरा और प्रभास पाटन। एक एरिया और आपके आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है देमाबाद। महाराष्ट्र में है देमाबाद, जहां पर उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर यूपी या फिर पंजाब हरियाणा प्रांत से लेकर महाराष्ट्र, वहां तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जब उत्खनन किया गया, खुदाई की गई, तो उसके अवशेष यहां पर मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कितना बड़ा है। ये यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक परिचय और जो विस्तार है वो कंप्लीट आपको करवा दिया गया है। एनी क्वेश्चन? नो सर। याद रखेंगे बेटा, प्रमुख एरिया तो मैंने आपको बता दिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान वाला, पंजाब भारत वाला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। और इन राज्यों में कौन कौन सी ऐसी जगह है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया जहां पर उत्खनन के दौरान इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे हो। कहीं भी बेटा दिक्कत आए आप कंसल्ट कर लेना। व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है आपका हिस्ट्री वालों का, आर्ट वालों का, उसमें मेरे कांटेक्ट नंबर है, आराम से आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को बेटा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं आरंभिक सभ्यता का। अब आरंभ से मतलब है कि जब इसकी खुदाई की गई, सीधी सी बात है, तो अधिकांश जो अवशेष मिले हैं वो मिट्टी से बने हुए मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, मृद भांड, मृद का मतलब मृदा मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन। अर्थात जब यहाँ पर उत्खनन खुदाई की गई तो यहाँ पर या इस सभ्यता के जो उस समय के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और जब खुदाई में देखा गया कि जो बस्तियां थी, जो नगर बसे हुए थे या जो बस्तियां थी, वो छोटे आकार में थी, बड़े आकार में नहीं थी। बस्तियों का आकार बिल्कुल छोटा था। विस्तृत रूप से जो बस्तियां थी वो देखने को नहीं मिली। तो ये इसका हमने आरंभ कर दिया है। अब देखो आपके निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके, 4 मिनट और है। निर्वाह के तरीके बेटा, आप एक चीज को आप नोट कीजिए बेटा कि
हर व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो उसे 3 चीजों की इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। जीविका चलाने के लिए 3 चीजें तो चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। सीधी सी बात है। तो उस समय भी जब मनुष्य ने जन्म ले लिया, वो अपनी जीविका चला रहा है, तो सीधी सी बात है अपने जीवन को चलाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। निर्वाह है, उसको जीवन जीने के लिए क्या खाएगा, क्या कार्य करेगा, कहां पर वो रहेगा, ये चीजें जरूरी है। तो उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर आपकी जो हड़प्पा सभ्यता हो, उसमें जो निर्वाह का जो तरीका था वो क्या था, यानी कि निर्वाहन मनुष्य किस प्रकार से करता था, अपना निर्वाह है, अपना जीवन यापन किस प्रकार से करता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, कहां पर वो रहता था, ये सारी चीजें आप इस निर्वाह के तरीके में लिख सकते हैं। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि उस समय जो खुदाई की गई तो कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जब मनुष्य पेड़ पौधों का भी काम में लेता था। पेड़ पौधे जो होते थे उनको भी वो क्या करता था, काम में लेता था, और पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद होते थे उनका ही वो सेवन करता था। अब आप भी देख लीजिए, वर्तमान जीवन में हम फल फ्रूट्स खाते हैं तो ये पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं। तो उस समय भी, उस समय के काल में भी जो आदि मानव था वो अपने जीवन निर्वाह के लिए पेड़ पौधों से जो प्राप्त उत्पाद होते थे उनका सेवन करता था। ठीक है। और मुख्य रूप से जानवरों की अगर बात करें तो जानवरों के रूप में, उसके खाद्य पदार्थ के रूप में उसका प्रमुख भोजन होता था मछली। मछली यानी कि उस समय मनुष्य जो था वो पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते थे वो भी ग्रहण करता था, और जानवरों के रूप में वो किसका सेवन करता था, बट आवाज नहीं आ रही है, मछली का। अरे सर, जब खुदाई की गई बेटा तो जले हुए अनाज के अवशेष भी मिले हैं। बेटा आप किसी जगह की खुदाई करेंगे, हड्डियां भी मिलेगी, मिट्टी के बर्तन भी मिलेंगे, अनाज के दाने भी मिलेंगे, बिल्कुल सबूत के तौर पर मिलेंगे आपको। तो उन चीजों से पता लगता है कि जला हुआ अनाज मिला है, इसका मतलब उस समय का जो व्यक्ति था या मनुष्य था वो पेड़ पौधों के उत्पाद के साथ साथ मछली भी खाता था और अनाज का सेवन भी वो करता था। और अब जब अनाज का सेवन कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो अनाज बोएगा भी, खेती भी करेगा। तो ये हम उसके जीवन निर्वाह के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करता था, खाना पीना, रहना और उसका कार्य। इन सभी चीजों को आप जल्दी से समझ जाएंगे। भाई पहले हम खाने का देख रहे हैं कि जीने के लिए खाना जरूरी है, तो खाने के लिए वो पेड़ पौधों से जो भी उत्पाद मिलता था, फल फ्रूट, उसकी पत्तियां हो गई, उसकी छाल हो गई, गोंद हो गया, और पेड़ पे लगने वाला जो भी फल है उसके द्वारा वो अपना भोजन प्राप्त करता था। उसके बाद में जानवरों में किसका सेवन करता था, मछली का सेवन वो कर लेता था। और उसके बाद में जले हुए अनाज के दाने और बीज मिले हैं, जिससे इस चीज का पता लग जाता है कि उस समय का जो आदि मानव था वो अनाज का भी क्या करता था, सेवन करता था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है। अब हड़प्पा स्थलों से जो कई प्रकार के क्या मिले हैं, अनाज के दाने, जिनमें मिला है गेहूं। अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यक्ति था वो किस प्रकार के अनाज या कौन कौन से अनाज खाता था, तो आप ये कहेंगे कि जब खुदाई की गई तो दानों में क्या मिला है, गेहूं के दाने मिले हैं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल आदि कई ऐसी दाने थे जो खुदाई के दौरान उनको मिले हैं, जिनका वो खाने के रूप में सेवन करता था। चावल के दाने कम मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है